पे। मॉर्निंग गाइस, हम फिर से आ गए हैं आपके बायोलॉजी के क्लास 12 के 4th चैप्टर को लेकर के। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, या क्यों जरूरी है, इस चीज़ के बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे पहले हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर रिप्रोडक्शन जरूरी है तो इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए WHO के बारे में आप लोग जानते होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिफाइन किया था। WHO स्टेट of complete well-being of the aspect or reproductive system। WHO के अनुसार हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, इसके लिए उन्होंने कहा कि न केवल फिजिकल, इमोशनल और सोशल, एक हेल्दी पर्सन वही होता है जो फिजिकली, इमोशनली और सोशली तीनों रूप से, सामाजिक स्तर पर वह किसी से तनाव नहीं है। इमोशनली वह ऐसा व्यक्ति है कि कुछ भी ऐसा वर्ड सुनता है इमोशन से भर जाता है, तो अनहेल्दी माना जाता है। वह हेल्दी पर्सन नहीं है, अनहेल्दी। फिजिकली अगर हम लोग अपंग हैं, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, इसी तरह या शारीरिक किसी न किसी तरह के डिजीज से आप सफ़र कर रहे हैं, तो इसे अनहेल्दी पर्सन कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हुआ कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह हेल्दी रहे। इसके लिए सबसे पहले 1951 में किस तरह से हम रिप्रोडक्टिव जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे। लोग कहते हैं जच्चा बच्चा स्वस्थ है। पहले ज़माना में ऐसा हुआ करता था कि दूर दूर तक जो है हॉस्पिटल नज़र नहीं आता था, जिसके कारण से जब प्रेगनेंसी अवस्था, डिलीवरी का पार्चुएशन पीरियड आता था, डिलीवरी के समय में उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाते जाते या तो पेशेंट खुद दम तोड़ लिया, या अगर हॉस्पिटल पहुंच गया तब तक बच्चे दम तोड़ दिया, या डिलीवरी हुई उसके बाद उसके माता डेथ कर दी। तो इसके लिए 1951 में फैमिली प्लानिंग आया। 1951 में फैमिली प्लानिंग दिया गया। फैमिली प्लानिंग में क्या था कि आज के दौर में जो देख रहे हैं कि हमारी लैंड प्रॉपर्टीज जहाँ पर हम निवास करते हैं वह सीमित है, लेकिन जिसके फैमिली में 2 मेंबर्स थे, आज उसके फैमिली में 8 मेंबर हो गए हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, विस्फोट हो रहा है, आबादी बढ़ रही है।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग आया। दूसरा प्रोजेक्ट आया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लाया गया कि किस तरह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह हेल्दी रहे, ताकि वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होगा तो चाइल्ड भी हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए ये दोनों प्रोग्राम लाया गया। इसका प्रॉब्लम क्या था, ये पॉपुलेशन जो इतना ज़्यादा बढ़ रही थी, इसका प्रॉब्लम क्या था कि लैक ऑफ अवेयरनेस, किसी को जागरूकता नहीं थी इसके प्रति। भाई अगर 2 बच्चे हैं, 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो फिर इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, कोई इसके प्रति ध्यान नहीं देता था। दूसरा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसके कारण से इसको कंट्रोल से हेल्दी रहे। अब एक पेरेंट को 4-4, 8-8 बच्चे, तो उसके मदर को सही से केयर नहीं हो पाता था, ना ही उसके बच्चे को सही से केयर हो पाता था। पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसी तरह वो आबादी जो है, जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा ये था मिसकंसेप्शन। अगर इस चीज़ के बारे में किसी फैमिली मेम्बर को बताओ या समझाओ तो इससे उनके मन में एक गलत अवधारणा आ जाती थी कि यह कैसा व्यक्ति है, क्या बात कर रहा है, किस चीज़ की बातें कर रहा है। तो मिसकंसेप्शन मतलब होता है गलत अवधारणा आ जाना, उसके माइंड में डिफरेंट टाइप्स के इस चीज़ को वह ना ही उसके अगर उसके फैमिली में इस तरह का रिप्रोडक्टिव हेल्थ के थ्रू अगर किसी तरह का डिजीज होता था या किसी तरह का प्रॉब्लम होता था तो किसी को वह एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन थी। दूसरा इलीगल अबॉर्शन एंड फैमिली क्रिटिसाइज, वो लोग समझते थे जानते हैं एबॉर्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद उस बच्चे को नहीं लेना। उसे एम्नियोसेंट्रीज के द्वारा, एम्नियोसेंट्रीज ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि वह मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल होता है तो उसको अबॉर्शन अभी भी ऐसा होता है, जबकि ये इलीगल है, इलीगल गैर कानूनी है। फैमिली क्रिटिसाइज, अगर किसी अनमैरिड पर्सन को प्रेगनेंसी आ गई तो वो अबॉर्शन कराएगा, नहीं तो उसे फैमिली में उसके प्रति जो है मिसकंसेप्शन आ जाती थी, गलत अवधारणा आ जाती थी कि इसके कैरेक्टर सही नहीं है। डिफरेंट जो है वॉइस उसके अगेंस्ट में तो हमने देखा लैक ऑफ अवेयरनेस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मिसकंसेप्शन, लीगल अबॉर्शन, फैमिली क्रिटिसाइज, एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सारे प्रॉब्लम थी, क्या हो रही थी अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के लैक ऑफ यानी कि इसके प्रति जागरूक नहीं था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। मिसकंसेप्शन, गलत अवधारणा थी लोगों के मन में कि अगर हम इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है उसको अगर शेयर करें, इसे मिसकंसेप्शन, ये गलत मिसकंसेप्शन लोगों के मन में बैठ गया था। अबॉर्शन इलीगल, फैमिली क्रिटिसाइज, अगर हम किसी को अनमैरिड स्टेज में जो है उसे प्रेगनेंसी होती है
हाँ, तो उसे फैमिली में उसे जो है डिफरेंट व्यू से उसे देखा जाता है। STDs ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर रिलेशन एक से ज़्यादा के साथ बनाता है तो उसके साथ जो है ये डिजीज इंक्रीज करता है। तो इसके लिए सारे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए ये सोचा गया कि इसको हम किस तरह से कंट्रोल करें। तो WHO के द्वारा 1951 में फैमिली प्लानिंग को सेटिस्फाइड किया गया और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लाया गया। इसकी स्ट्रेटजी थी फर्स्ट में क्रिएट अवेयरनेस, सबको जागरूक करें कि ज़्यादा अगर बच्चे हमारे फैमिली में आएंगे तो क्या होगा, क्या समस्या हो सकती है, STD क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है क्या, या कैसे फैलता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देना। कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है जो अगर आप दो बच्चे के बाप बन गए हैं और आप चाहते हैं कि भाई रिलेशन में तो रहेंगे ही, अब ऐसा तो नहीं है कि ससुर जी आप अपनी बेटी ले जाओ, हाँ आपके दो नाती आ गए, तो नहीं, वो तो रहेगा ही, रहेगा तो आप रिलेशन में आएंगे ही। रिलेशन में आएंगे तो इसका मतलब तो अनकंट्रोल हो जाएगा पॉपुलेशन। एवरी ईयर एक चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्या होगा, मदर इफेक्टेड होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा। तो इसके लिए कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप जो है डिवाइस यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस को यूज करने पर वह चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, बच्चे प्रेगनेंसी नहीं आ सकती है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन पीरियड, अभी भी हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि अभी भी फैमिली में अगर किसी का फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसे काफ़ी अलग रखा जाता है। हमारे घर को जो है सही से पूजा पाठ करा करके उसे किसी भी प्रोग्राम, किसी भी पार्टी में अरेंज नहीं करने देता है, जिसे हम लोग कहते हैं अशुद्ध। तो इस चीज के बारे में जागरूक करना, ये है क्या, मेंस्ट्रुएशन पीरियड है क्या, ये साइकिल है क्या, कंट्रासेप्टिव होता क्या है, इसे कैसे यूज किया जाता है। तो पहला स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, ऐसा बनाया गया कि इसको हम किस तरह से हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हेल्दी रहे। दूसरा था टू एडुकेट द पीपल, लोगों को एडुकेट करना, शिक्षित करना इस चीज के बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको इस चीज के बारे में बताना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। सेक्स एजुकेशन, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में भी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो सेक्स एजुकेशन देना, स्कूल कॉलेज जहाँ भी है सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना, ताकि सो दैट पीपुल में अवेयरनेस आए, वह समझ सके इस बातों को। वह किस रूप से, ऑडियो विजुअल, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आप टेलीविज़न पे बताया जाना कि सेक्सुअल रिलेशन से क्या होता है, उसे विजुअली बताना किस तरह से
प्रेगनेंसी होती है, किस तरह से आप रिलेशन में रहेंगे तो डिजीज हो सकती है। इसके लिए ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के द्वारा सबको जागरूक करना, लोग इसे समझे पढ़े। मैरिजेबल एज पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजाओं के टाइम में अंडर गर्ल्स की मैरिज जो है अंडर 16 ईयर्स हो जाती है। और जिसके कारण से उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वेल डेवलप नहीं होता था। उसे कम उम्र में ही चाइल्ड प्रोड्यूस करना पड़ता था, बच्चे पे भी इसका इफेक्ट पड़ता था और मदर पे भी इफेक्ट पड़ता था। तो गर्ल्स का एज डिसाइड किया गया कि 18 से पहले इलीगल माना जाएगा। अगर 18 इयर्स से पहले गर्ल्स का मैरिज किया जाता है तो वह इलीगल है, लीगल नहीं कहलाएगा। बॉयज का 21 ईयर से पहले मैरिज नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे पहलुओं पर, ये सारे टर्म पे को इम्प्लीमेंट किया गया तो ये सारी समस्या, जितनी भी प्रॉब्लम है, ये सारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, मिसकंसेप्शन हट जाएगी, लोगों में जागरूकता आ जाएगा, एक दूसरे के प्रति जो क्रिटिसाइज की भावना होती है इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, वह दूर हो जाएगा। तो ये WHO के द्वारा ये स्ट्रेटजी बनाया गया, इसे नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।